हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पर। ये हमारा टेस्ट नंबर 307 है, 307 है। और आज का टॉपिक है मिडवाइफरी एंड गाइनकोलॉजी। ये हमारे प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन होंगे जो सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। कोई भी नर्सिंग परीक्षा हो, सभी का ये एक टॉपिक होता है जहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ऑल स्टेट के जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, ऑल स्टेट के सीएचओ एग्जाम्स के लिए, एएनएम जेएनएम स्टाफ नर्स के एग्जाम्स के लिए, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, पब्लिक सर्विस कमीशन के जो नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम्स होते हैं इसके लिए, पीजीआई नर्सिंग, एम्स नर्सिंग, डीएसएसबी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आर्मी नर्सिंग, सीआरपीएफ नर्सिंग एंड रेलवे नर्सिंग के लिए, और सभी जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम्स लिखे जाते हैं एनएचएम के द्वारा, ठीक है, सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आप सभी लोग पढ़ेंगे और अपने राइट आंसर बताएंगे, ठीक है। जिसको भी क्वेश्चन के आंसर आए तो जरूर बताया करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। अगर आपको ना आया करे तो आप तुक्का मारा करें, ठीक है, इससे भी आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। बहुत से हमारे स्टूडेंट हैं जो तुक्का मारने में काफ़ी माहिर हैं, ठीक है, तो जरूर अपनी किस्मत आजमाया करें, इससे उनका कॉन्फिडेंस तुक्का मारने के प्रति अच्छा हो जाएगा, ठीक है। वो क्विक आंसर देंगे, ठीक है, क्विक आंसर। क्वेश्चन नंबर आप पहला पढ़ें फिर राइट आंसर बताइए। अंडो उत्सर्ग वाले समय के आसपास एक बार असुरक्षित सेक्स मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद एक महिला के गर्भवती होने की संभावना कितने प्रतिशत रहती है? व्हाट परसेंट इज अ वुमेन पॉसिबल ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट वंस शी हैज हैड अनप्रोटेक्टेड सेक्स? ठीक है, अगर किसी भी महिला ने अनप्रोटेक्ट सेक्स किया है अराउंड द टाइम ऑफ द ओवल्यूशन, ठीक है, अराउंड दी टाइम ऑफ दी ओवल्यूशन, ये लिखा है अंडो उत्सर्ग वाले समय के आसपास एक बार असुरक्षित सेक्स करने के बाद एक महिला के गर्भवती होने की संभावना कितने प्रतिशत रहती है? ठीक है, कितने प्रतिशत रहती है? आपको राइट आंसर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा होता है या ऐसा हुआ है आपके साथ, ठीक है, तो आप अपना राइट आंसर बता सकती हैं। और जिसको भी ना पता हो तो आप तुक्का मारेंगे। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, चार ही में से आपको खेलना है, ठीक है। राइट आंसर आप बताइए अपने। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा 8 से 10%। कितना होगा? 8 से 10%, ठीक है। अंडो उत्सर्ग के दौरान या ओवल्यूशन के समय या इसके आसपास अगर अनप्रोटेक्ट सेक्स किया जाता है, ठीक है, तो इसमें महिला के प्रेग्नेंट होने की जो संभावना होती है वो 8 से 10% ही होती है। कितनी होती है? 8 से 10%। ओके, ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ें फिर राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी आंखों के सामने। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आपको फिल करना है, जो खाली जगह दिख रही ना आपको डॉट डॉट करके, हाँ इसी में फिल करना है। विज्ञान की वह शाखा जो कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित है। इज द ब्रांच ऑफ द साइंस कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ द सेल। क्या होगा राइट आंसर इसका? सिलेक्ट कीजिए आप सभी राइट आंसर। ये सभी जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए ना, ये सभी प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन है, एनएचएम एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग इनके राइट आंसर बताएंगे। और इसके अलावा भी बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर आपको फिल करना है। क्या होगा राइट आंसर इसका? यहाँ पर जो फिल किया जाएगा साइटोलॉजी फिल किया जाएगा। क्या फिल किया जाएगा? साइटोलॉजी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। साइटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। साइटोलॉजी द ब्रांच ऑफ द साइंस कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ द सेल्स। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर तीसरा। क्वेश्चन नंबर आप थर्ड पढ़ेंगे फिर राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर पूछा गया है नवजात शिशु में जन्म के समय एक या दोनों वृषण के अवतरण की असफलता कहलाती है। इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। फेल्योर ऑफ द डिसेंट। फेल्योर मतलब असफल हो जाता है, डिसेंट मतलब उतरने में, ऑफ वन आर दी बोथ टेस्टेड एक या दोनों टेस्टेस, हिंदी में से वृषण कहते हैं, ठीक है। एट बर्थ जन्म के समय इन अ न्यू बॉर्न एक न्यू बॉर्न बेबी में, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा वर्ड, कौन सा जो मेडिकल टर्म्स होगा वो अप्रोप्रिएट होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्या होगा राइट आंसर? और एग्जाम्स में हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है ये, एनएचएम एग्जाम्स में, ठीक है। नवजात शिशु में जन्म के समय एक या दोनों जो टेस्टिस होते हैं ना, दोनों टेस्टिस होते हैं वो क्या होते हैं? वो उतरने में मतलब स्टमक से उतर ही नहीं पाते, ठीक है, डिसेंट ही नहीं हो पाते, इसलिए वर्ड मेंशन किया गया फेल्योर ऑफ द डिसेंट वन और द बोथ टेस्टिस। एक या दोनों टेस्टिस क्या होते हैं? उतर ही नहीं पाते, उसे क्या कहा जाता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? अगर आ जाए तो अच्छी बात है, ना आ जाए तो आप तुक्का मारिए, जरूर सही होगा, ठीक है।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन सी। यहाँ पर मेंशन किया गया क्रिप्टोरकिडिज्म। क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नवजात शिशु जो होता है ना, बेबी होता है, उसमें जन्म के समय क्या होता है, जन्म के समय उसके एक टेस्टिस या दोनों टेस्टिस क्या होते हैं, स्टमक से उतर ही नहीं पाते, आ ही नहीं पाते टेस्टिस। जहाँ पर उनकी सही पोजीशन होती ना, टेस्टिस की जो राइट पोजीशन होती है, जहाँ पर उन्हें आना चाहिए, वो वहाँ पर उतर ही नहीं पाते स्टमक या एब्डोमेन से। एब्डोमेन से क्या होता है, उतर ही नहीं पाते। इसी की जो असफलता होती है, फेल्योर होता है, जिसे कहा जाता है फेल्योर ऑफ द डिस्टेंट और द वन और द बोथ टेस्टिस। एक या दोनों टेस्टिस यहीं पर बने रहते हैं। तो इसी के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो वर्ड है ऑप्शन सी पर क्रिप्टोरकिडिज्म। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गई ना बात? यहाँ पर देख सकते हैं, ये हिंदी में बताया गया, ऐसी स्थिति जिसमें एक या दोनों वृषण उदर मतलब एब्डोमेन से अंडकोश में उतरने में विफल हो जाते हैं। ठीक है, अंडकोश में उतर ही नहीं पाते, इसी को क्रिप्टोक्रिडिज्म कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 4। क्वेश्चन नंबर आप 4 पढ़ेंगे, फिर राइट आंसर बताइए। ये लिखा है, गर्भनाल के माध्यम से आज जन्मे बच्चे में एंटीबॉडीज का संचरण निम्न का उदाहरण है। द ट्रांसमिशन ऑफ द एंटीबॉडीज टू द अनबॉर्न चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्या होगा राइट आंसर इसका? सेलेक्ट कीजिए आप सभी राइट आंसर, जो भी आपको लग रहा है। तो अपने राइट आंसर आप जरूर बताया करें। ठीक है, देखिए आपके कमेंट करने में पैसे नहीं पड़ते, जरूर अपने राइट आंसर बताएंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, और कहीं भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप क्विक आंसर देने के आदी हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा देर आप घंटों समय नहीं बर्बाद करेंगे। पता चला कोई क्वेश्चन आपको मिल गया एग्जाम्स में, आप उससे प्रभावित हो गए और पता चला उसे बहुत देर तक देखते रहे आप, तो उस क्वेश्चन को देखने से आप उसे निहारते रहोगे, घूरते रहोगे, तो वो 10 नंबर का नहीं हो जाएगा। ठीक है, उसका भी नंबर 1 ही मिलेगा आपको। तो इसलिए क्विक आंसर देने की प्रैक्टिस कीजिए। आप क्वेश्चन पढ़ें और समझ के अपने आंसर दीजिए। इतना समय हम जरूर दे देते हैं आपको, ताकि आप समझ लें कि क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। समझ में आ गई ना बात? आप क्वेश्चन का आंसर बताइए आप सभी। देखिए, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या? ये लिखा है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी हिंदी में से निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गर्भनाल के माध्यम से अजन्मे बच्चे में एंटीबॉडीज का संचरण जो होता है वो पैसिव इम्यूनिटी होती है। कैसा होता है? पैसिव इम्यूनिटी होती है। एंटीबॉडीज मतलब ये क्या करता है? प्रतिरक्षा प्रोवाइड करता है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। या एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, माँ से बेबी में, किससे? माँ से जो बेबी होता है, ठीक है, इसमें जो प्रतिरक्षा मिलती है उसे, ठीक है, वो कैसी मिलती? तो आप ध्यान रखेंगे पैसिव मिलती। ठीक है, पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, निष्क्रिय का मतलब होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव क्या होता है? इनएक्टिव। ओके, तो ये इस तरह आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप 5 पढ़ें, फिर राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सी इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस सबसे लंबी अवधि के लिए सुरक्षा प्रदान करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस प्रोवाइड द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ द प्रोटेक्शन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, हमारी जानकारी में इस वर्ष भी 2-3 बार क्वेश्चन ये आ चुका है एग्जाम्स में। ठीक है, तो आप सभी बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। इसका तो राइट आंसर आपको आना चाहिए, मैंने कई बार ये क्वेश्चन लिया आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो निम्न में से कौन सा वो आईयूडी है, आईयूडीएस है, जो सबसे लंबे समय तक के लिए सुरक्षा प्रोवाइड करता है? पता ही होगा आपको। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ये कॉपर टी 380A होता है। क्या होता है? कॉपर टी 380A। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपको कॉपर टी तो पता ही होगा ना, सभी लोग एक्सपर्ट हैं, सभी लोग जानते हैं। मैं आशा करता हूँ सभी लोग जानते हैं कॉपर टी क्या होता है। ठीक है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कॉपर टी 380A। ये लंबे समय तक के लिए सुरक्षा प्रोवाइड करता है। ठीक है, ताकि कोई भी वुमेन्स गर्भवती ना हो इस तरह से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इतना ही काफ़ी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर आप 6 पढ़ें, फिर राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 पर पूछा गया है, स्तन के चारों तरफ, ब्रेस्ट मतलब होता है ब्रेस्ट, ठीक है, स्तन के चारों तरफ फैट के चिन्हित प्रसार, इसे कहेंगे मार्क्ड प्रोलिफरेशन के लिए कौन सा हार्मोन्स जिम्मेदार है? विच हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मार्क्ड प्रोलिफरेशन ऑफ फैट अराउंड द ब्रेस्ट? ब्रेस्ट के चारों तरफ मार्क्ड प्रोलिफरेशन के लिए जो जिम्मेदार है, ठीक है, वो हार्मोन्स कौन सा है? दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है प्रसार या फैलना। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एस्ट्रोजन। क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, एस्ट्रोजन इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
यहाँ पर देख सकते हैं, तो पॉइंट मेंशन किए गए हैं आपके लिए, समझ लीजिए आप। ये लिखा है द हार्मोन्स एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस बाय द ओवरीज। जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है ये ओवरी के द्वारा निकलता है या स्रावित होता है या सीक्रेटेड होता है, ठीक है। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जो एमसी का टाइमिंग होता है उसके हाफ पर, ठीक है, फर्स्ट हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट स्टिमुलेट्स, ये स्टिमुलेट करता है किसे, द ग्रोथ ऑफ द मिल्क डक्ट इन द ब्रेस्ट। जो ब्रेस्ट में मिल्क डक्ट पाई जाती है उसको स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट का मतलब है उत्तेजित करता है, उत्तेजित का मतलब प्रेरित करता है। समझ में आ गई बात। आप अब क्वेश्चन नंबर आप 7 पढ़िए, फिर राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पर पूछा गया है, मेनोपाज के बाद चेहरे पर बाल की वृद्धि एवं आवाज़ में परिवर्तन किस कारण से होता है। आपको राइट आंसर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये लिखा है व्हाट कॉजेज हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड चेंज इन वॉइस आफ्टर द मेनोपाज। मेनोपाज आपको पता है किस में होता, महिलाओं में होता। ओके, तो आपको राइट आंसर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर नहीं आ रहा तो अब तो तुक्का मारेंगे जरूर, ठीक है। ये लिखा है मेनोपाज के बाद चेहरे पर बालों की वृद्धि होने लगती है और आवाज़ में परिवर्तन होने लगता है। वो कौन सा हार्मोन्स का लेवल कैसा क्या होता है, ऑप्शन देख लीजिए, फिर राइट आंसर बताइए। आप सिलेक्ट कीजिए आप सभी लोग राइट आंसर। जरूर अपने राइट आंसर बताया करें आप, क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी पर मेंशन किया गया है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एस्ट्रोजन के स्तर बढ़ने के कारण क्या होता है, महिलाओं में जब मेनोपॉज हो जाता है, ठीक है। मेनोपॉज जो एवरेज हम बात करें, एवरेज एज कितनी होती है, 45 से 50 साल होती है। बहरहाल ये रेंज दी गई है, ये एशिया के लिए या इंडिया के लिए समझ लीजिए आप। 45 से 50 साल के बीच में मेनोपॉज के बाद, मेनोपॉज का मतलब होता है पीरियड रुक जाते हैं, ठीक है, 45 से 50 साल, ठीक है, ये मानी जाती है। और जो ऑल वर्ल्ड के लिए एवरेज पर माना जाता है वो 51 ईयर्स माना जाता है, 51 साल माना जाता है, ठीक है। लेकिन हम अगर इंडिया के लिए बात करेंगे जनरली तो 45 से 50 के बीच में, ठीक है। और इंडिया के लिए भी लगभग 85 साल आएगा, ठीक है, 50 ईयर्स। ओके, इस स्थिति मतलब इसमें मेनोपॉज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर मेनोपॉज हो जाता है मगर पीरियड वगैरह नहीं होते तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से जो फीमेल्स होती हैं उनकी वॉइस में चेंजमेंट आ जाता है, उनकी आवाज़ में चेंजमेंट आ जाता है और उनके चेहरे पर बाल वगैरह उगने लगते हैं, उनके चेहरे पर बाल वगैरह उगने लगते हैं, ठीक है। तो ये एस्ट्रोजन के कारण होता है। और जनरली जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ना, ये महापुरुषों में बनता है, मतलब पुरुषों में, ठीक है। तो इसी वजह से उनकी दाढ़ी वगैरह से ये सब बाल वगैरह भी आने लगते हैं, ठीक है। समझ में आ गई ना बात। एस्ट्रोजन स्तर के बढ़ने के कारण ये रेड में आपको आंसर दिया गया है आपको प्रभावित करने के लिए, ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें और आंसर को डिफाइन कर सकें और समझ सकें। क्वेश्चन नंबर आप 8वां पढ़ें, फिर राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पर पूछा गया है समानता इपिजियोटोमी लेबर की किस अवस्था में की जाती है। एट व्हाट स्टेज ऑफ द लेबर इज एपिसियोटोमी यूजुअली डन। क्या होगा राइट आंसर इसका। ये एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल जरूर आपको लग रहा हो सकता है लग रहा हो, ठीक है, लेकिन बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में क्वेश्चन है। थोड़ा थोड़ा डिटेल्स होती कहीं कहीं उसे समझ लीजिए। देखिए ये सेकंड स्टेज होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर जो एपिसियोटोमी की जाती है वो सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर में की जाती है। ओके, अब हम आपको कुछ डिटेल्स बता देते हैं, आप समझ लीजिए। पुरुषों की 4 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं, 4 अवस्था होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और ये लास्ट में लिखा है चौथी। 4 अवस्थाएं होती हैं। चारों अवस्थाओं में एक सेकंड स्टेज आती है, ठीक है, सेकंड स्टेज। और सेकंड स्टेज में मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, या आपको मैंने बताया था कि बेबी की जो डिलीवरी होती है वो कौन सी स्टेज में होती है। बेबी जो होता है ये कौन सी स्टेज में पैदा होता है, ठीक है, या जन्म लेता है, तो वो सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर, क्या कहेंगे, सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और उसी में से, उसी सेकेंड वाले स्टेज में से अगर बेबी जन्म नहीं ले पा रहा है, ठीक है, मान लो किसी वजह से हेड वगैरह आउट नहीं हो पा रहा है, बाहर नहीं आ पा रहा है, तो वेजाइना के नीचे वाले, नीचे साइड में क्या होता है, नीचे वाले साइड में यहाँ पर क्या कहता है, कट किया जाता है इस तरफ, ठीक है। इसी को ये स्मॉल इंसिजन होता है और यही जो कट होता है ना, इसी को एपिसियोटोमी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, एपिसियोटोमी कहा जाता है। और ये लेबर की कौन सी स्टेज में की जाती है, ये लेबर की सेकंड वाली स्टेज में की जाती है। और जो बेबी पैदा होता है वो कौन सी स्टेज में पैदा होता है, जन्म लेता, वो सेकंड स्टेज में पैदा होता है, मतलब द्वितीय अवस्था प्रसव की। समझ गए ना मेरी बात।
यहाँ पर कट किया जाता है वजाइना में, ताकि बेबी को मतलब डिलीवरी आसानी से की, मतलब बेबी को बाहर किया जा सके, ये मतलब होता है इसका। ओके, अब एक दो पॉइंट लिखे गए हैं, इन्हें आप समझ लीजिए और अच्छे लगे तो आप ज़रूर लिखिएगा इन्हें। ओके, ये लिखा है इपीसियोटोमी ऑल्सो नोन एज द, ये लिखा है प्री नियोटोमी, प्री इपीसियोटोमी या इपीजियोटोमी पढ़ा जाता है कहीं कहीं, अपने अकॉर्डिंग आप पढ़ लेना, ठीक है। इपीजियोटोमी या इपीसियोटोमी को दूसरा नाम जो है ये लिखा है पेरिनियोटोमी कहा जाता है इसी को। ये लिखा है इज अ स्मॉल इंसिजन, ये एक तरह का छोटा सा सर्जिकल स्मॉल इंसिजन किया जाता है। स्मॉल इंसिजन का मतलब होता है थोड़ा सा कट किया जाता है, किधर, इधर वेजाइना में, ठीक है, ऑफ द पेरेनियम, मतलब पेरेनियम में, एंड द पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल generally done by the midwife of the obstetrician. Episiotomy is usually performed during the second stage of the labor. कौन सी स्टेज में की जाती है, ये लिखा है सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर। क्विकली मतलब जल्दी से, इनलार्ज द ओपनिंग फॉर द बेबी टू पास थ्रू, और थोड़ा सा वो क्या होता है, ये रास्ता थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इस वजह से बेबी का हेड आसानी से आ जाता है, जो भी पार्ट बाहर आएगा वो आसानी से उसे डिलीवर किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। समझ में आ गई ना बात। जो वो पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, एपिसियोटोमी का दूसरा नाम, ये लिखा है, इसका कनेक्शन इससे है, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखो। और ये करता कौन, मिडवाइफ या ऑब्स्टेट्रिशियन होता है, वो करते इसमें, ठीक है। क्या होता है वजाइना का, ये क्या होता है यहाँ पर, अगर ये क्या नैरो है तो इसे क्या किया जाता है, यहाँ पर कट किया जाता है, इसी को एपिसियोटोमी या प्रीनियोटोमी कहा जाता है। ये प्रेनियम पर किया जाता है, ये क्या किया जाता है, प्रेनियम पर। कब किया जाता है, कौन सी स्टेज में, तो सेकेंड स्टेज ऑफ दी लेबर में, इसलिए किया जाता है ताकि इसे इनलार्ज किया जाए, इनलार्ज मतलब बड़ा किया जा सके, ठीक है, ताकि बेबी बाहर आ सके आसानी से। समझ में आ गई बात ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 9, क्वेश्चन नंबर आप 9 पढ़िए, फिर राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 ये लिखा है प्योरपेरियम, प्योरपेरियम की अवधि होती है, आपको बताना है कितनी होती है, द पीरियड ऑफ द प्योरपेरियम इज, क्या होगा राइट आंसर इसका। ये एनएचएम एग्जाम्स में पूछा गया था अभी, जो हाल ही के एग्जाम्स हुए थे पिछले, ठीक है, क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी 6 वीक्स। ओके, प्योरपेरियम पीरियड की जो अवधि होती है वो 6 सप्ताह होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगर हम इसको दिन में निकालेंगे तो 6 इंटू 7 करेंगे, 7 6 42 या 6 7 जा 42, 42 दिन आ जाएंगे, ठीक है, डे में चेंज कर दिए, 42 दिन का हो गए या 6 सप्ताह का हो गए, ठीक है, 6 सप्ताह मतलब 6 वीक। ओके, ये वही पॉइंट मेंशन किया लिखा है, प्योरपेरियम इज डिफाइंड एज द टाइम्स फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा through the first few the weeks after the delivery. This period is usually considered to be the 6 weeks in duration. जन्म जब बेबी ले लेता है, प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है, इसके बाद का यह समय जो जोड़ा जाता है वो 6 सप्ताह के आसपास जोड़ा जाता है, ठीक है। इसी को पोस्टपार्टम पीरियड कहते हैं, इसी को प्योरपेरियम पीरियड कहते हैं, ठीक है। पोस्टपार्टम का मतलब क्या होता है, बेबी जन्म ले लेता है, उसके बाद की जो अवधि होती है 6 सप्ताह के आसपास का जो टाइमिंग होता है, दिन में बात करें तो 42 दिन के आसपास का जो समय होता है, उसी को प्योरपेरियम पीरियड या पोस्टपार्टम पीरियड के नाम से जाना जाता है। ओके, क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर 10वां क्वेश्चन नंबर, आप 10 पढ़ें फिर राइट आंसर बताएं। 10 नंबर क्वेश्चन, फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 10। ये लिखा है सर्विक्स का इफेसमेंट प्रसव की किस अवस्था में होता है। इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स अकर एट विच स्टेज ऑफ द लेबर, क्या होगा राइट आंसर इसका। सभी लोग राइट आंसर बताने का प्रयास किया करें और बताया करें आप राइट आंसर, ठीक है। सर्विक्स का जो इफेसमेंट होता है, मैंने बताया था आपको इफेसमेंट क्या होता ना, बताया था ना, मैंने आपको बताया था थिनिंग ऑफ द सर्विक्स, डायलेशन होता ना, डायलेशन एक तरह का होता, फिर मैंने डायलेशन वर्ड डिफाइन किया था आपको, इफेसमेंट पढ़ाया था प्लेसेंटा और भ्रूण के समय, उसमें भी बताया था, और इसके पहले भी मैंने पढ़ाया था आपको इफेसमेंट क्या होता है। ये होता है थिनिंग ऑफ द सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स का पतला होना, इसको कहा जाता है इफेसमेंट। आपको बताना है वो कौन सी स्टेज में होता है, डायलेशन या सर्विक्स का जो इफेसमेंट होता है स्पेशली बताएंगे वो कौन सी स्टेज में होता है। सेलेक्ट कीजिए राइट आंसर। देखिए इसका जो राइट आंसर है पहलवा है, कौन सा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, फर्स्ट स्टेज, इसका मतलब है फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर, ठीक है, प्रसव की पहली अवस्था में सर्विस का इफेसमेंट होता है। थोड़ा समझ लीजिए, मैंने आपको डायलेशन एक वर्ड समझाया ना, क्या समझाया, डायलेशन कहा जाता है या डायलेटेशन कहा जाता है, बात वही है, ठीक है, बात वही है। डायलेशन या डायलेटेशन का मतलब होता है विस्तारण, हिंदी में क्या कहते हैं, जो शुद्ध हिंदी होके आता है वो आता है विस्तारण। आपको मैंने कई बार बताया जो विस्तारण होता है ये प्रसव की कौन सी अवस्था में होता है, पहली वाली अवस्था में होगा। क्यों पहली वाली अवस्था में होगा, सीधी सी बात है, सिंपल सी। मान लो कोई बेबी है, कोई भी बेबी है और वो मान लो कि जन्म ले रहा है
और जब सर्विक्स डायलेट होगा तभी तो जाएगा ना, ये बस यहीं से पहली स्टेज स्टार्ट होती, ठीक है। जहाँ से पेन वगैरह स्टार्ट हुआ, डायलेशन स्टार्ट हुआ, फिर सर्विक्स क्या होगा, थिनिंग होगी, मतलब सर्विक्स ओपन होने लगेगा, ठीक है। तो ये पहला स्टेज होगा। जब वो बेबी बाहर आ जाएगा, डिलीवर्ड हो जाएगा, तो दूसरा स्टेज होगा, ठीक है। जब प्लेसेंटा बाहर निकल जाएगा तो तीसरा वाला स्टेज होगा। जब बेबी की केयर वगैरह की जाएगी, पार्ट वगैरह ये सब किए जाएंगे, ठीक है। और भी कई चीज़ें की जाती हैं, ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, वो चौथी वाली स्टेज होगी। समझ में आया, चौथी वाली स्टेज होगी। उम्मीद करता हूँ आप चारों स्टेजेज अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा देखेंगे, आपको ज़रूर आ जाएगा। समझ में आ गई ना मेरी बात। पहली स्टेज में सर्विक्स का डायलेशन होता या सर्विक्स का डायलेटेशन होता। दूसरी स्टेज में बेबी जन्म ले लेता, बेबी बाहर आ जाता, डिलीवर्ड हो जाता। तीसरी स्टेज में प्लेसेंटा बाहर आ जाता, मतलब प्लेसेंटा को डिलीवर्ड किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता, या प्लेसेंटा मतलब बाहर आ जाता है, नॉर्मल डिलीवरी बात कर रहा हूँ, ठीक है। या प्लेसेंटा थर्ड स्टेज में बाहर आता। चौथी स्टेज में बेबी का जब ऑब्जर्वेशन किया जाता, मूल्यांकन किया जाता, देखा सुना जाता, क्या क्या चीज़ें अबगार स्कोरिंग वगैरह ये सब चीज़ें आपको पता ही है परफॉर्म किए जाते, तो वो चौथी वाली स्टेज होती। कौन सी स्टेज होती, चौथी वाली। तो यही पॉइंट आप ध्यान रखो कि एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए, यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन क्लियर होते हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं मिडवाइफरी से रिलेटेड, ओके। ये इफेसमेंट समझाया गया आपको। दोबारा यहाँ पर लिखा है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर एंड बर्थ अकर्स व्हेन यू बिगन टू द फील ऑफ द रेगुलर कंट्रैक्शन व्हिच काजेज द सर्विक्स टू द ओपन द डायलेट एंड द शॉर्टन शॉर्टन एंड थिन द इफेसमेंट। इसका मतलब ये है कि शॉर्टन एंड थिन लिखा है ना, इसका मतलब होता है इफेसमेंट। अभी मैंने एक वर्ड बताया था आपको, थिनिंग ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड इफेसमेंट। क्या बोला था, थिनिंग। थिनिंग वर्ड नहीं समझ, थिन समझते ना, तो इसी को जिरंड में बदला गया, ये समझे आईएनजी लगाया गया, थिनिंग ऑफ द सर्विक्स, ओके। इसी को इफेसमेंट कहा जाता है, सर्विस का पतला होना, ओके। और ये सारी चीज़ें घटित होती हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर। आप देख रहे होंगे पहला पॉइंट यही लिखा है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर। ये जितनी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं वो सारी पहली अवस्था में घटित होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे नए से सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल सके। और हाँ, जो लोग हमारी एएनएम की पेड क्लासेज लेना चाहते हैं, एएनएम एग्जाम्स के लिए जो एएनएम की पेड क्लासेज लेना चाहते हैं, स्पेशल एएनएम के लिए जहाँ पर पढ़ाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको कम क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम कम होता है। वहाँ पर कम से कम आपको 1 घंटे पढ़ना है। टॉपिक बड़ा है तो आपको 1.5 घंटे तक घसीटा जाता है, मतलब ले जाया जाता है, ठीक है। और पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, फिर इसके बाद आपको एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन भी कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम बेस्ड होते हैं। तो जो लोग हमारी एएनएम की पेड क्लासेज ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, और अगर उनको विश्वास है जीएस इंडिया पर, तो जरूर ज्वाइन करें। नंबर मेरा लिख लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में नंबर ही नहीं ढूंढ पाते मेरा। ये व्हाट्सअप नंबर है, मोस्टली लोग कॉल नहीं करेंगे, बात करेंगे व्हाट्सअप में, क्योंकि मैं कॉलिंग करता हूँ तो मैं सारा दिन बिजी ही रहता हूँ, इतनी ज़्यादा कॉलिंग हो। ये लिखा है 6306782918, 6306782918, ठीक है, ये 18 है, ठीक है। 6306782918, ये लिख लीजिए, ये जीएस इंडिया का ऑफिशियल नंबर है, ठीक है। कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। टाइम मिलने पर आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और जो लोग खासकर एएनएम की हमारी पेड क्लासेज लेना चाहते हैं, वो किसी भी स्टेट से हों या स्पेशल उत्तर प्रदेश से हों, 9212 वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या और भी किसी भी स्टेट के लिए हों, ठीक है, वो लोग हमारी एएनएम की पेड क्लासेज ले सकते हैं या अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बातें आपको पता ही है, व्हाट्सएप में डिस्कशन कर लीजिएगा, आपको सभी पॉइंट्स पता चल जाएंगे। और जो नंबर यहाँ पर लिखा गया है 6306782918, ठीक है, ये लिखा है 6306782918, ठीक है। यही गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर भी है। और जो लोग हमारे पीडीएफ नोट परचेज करना चाहते हैं किसी भी स्टेट के लिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के लिए, वो हमारे पीडीएफ नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपका कन्फ्यूजन है वो आप हमसे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, टाइम मिलने पर हम जरूर रिप्लाई देते हैं, ठीक है। बाकी आपको व्हाट्सएप नंबर बता ही दिया गया है। और जिन्हें नीडेड है या जिन्हें क्लासेस वगैरह लेना है एएनएम की पेड क्लासेज, वो लोग हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। अपना नाम लिखेंगे, देखिए लिखना क्या होता है, मैसेज क्या सेंड करना होता है, आप अपना नाम मेंशन करेंगे और अपने ज़िले का या अपने स्टेट का नाम लिखेंगे, ठीक है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखकर हमें मैसेज करेंगे, ओके। समझ में आ गई ना बात। चलते हैं, अच्छा जल्द ही आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो कैसे लगा जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, ओके बाय, टेक केयर।